हेलो स्टूडेंट्स, मैं अक्षय तिवारी आपका स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे यूट्यूब चैनल दिलास स्टडी पर। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th क्लास की मैथमेटिक्स और उसमें भी आबियो, ठीक ना। पूरा साल भर आराम से पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक ना। एक भी चीज़ आपकी छूटने वाली नहीं है, ठीक ना। और आप 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम की पूरी तैयारी आप हमारे साथ जुड़कर कर सकते हैं। तो आप अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर दें कि वो भी आए और हमारे साथ अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करें, ठीक ना। आपके लिए जो भी संभव प्रयास होंगे वो आपके लिए किया जाएगा। और आज हम स्टार्ट करें आबियो। तो पहले आबियो का इंट्रोडक्शन देखेंगे, ठीक ना। फिर एक दो क्वेश्चन होंगे जो उसको कराएंगे, ठीक है। और उसके बाद रेगुलर अब चलेंगे डेली, ठीक है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई हमारा है क्या आज का, देखो चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है। 3.1 में आबियो पढ़ेंगे, उसका परिचय जानेंगे कि आबियो होता क्या है, कैसे आया, क्यों आया, मतलब, ठीक ना। और उसके बाद कितने प्रकार का आबियो हो सकता है, ठीक। उसके बाद 3.2 चैप्टर में हम लोग आबियो पर संक्रियाएं, यानी कि जोड़ घटाव गुणा भागा आपने सीखा होगा, ठीक ना। संख्याओं के साथ करते हैं, वैसे ही आबियो के साथ हम जोड़ घटाव गुणा ऐसा कुछ करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद 3.3 में आबियो का परिवर्त देखेंगे, ट्रांसपोज क्या होता है, ठीक ना। और सममित व विषम सममित आबियो के बारे में जानेंगे कि ये क्या वाला है। उसके बाद 3.4 में हम जानेंगे व्युत्क्रमणीय आबियो, ठीक ना। ए इनवर्स कैसे निकलता है, जो भी आबियो दिया होगा उसका व्युत्क्रमण कैसे निकलता है, ठीक है। तो चलिए फिर आबियो क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। पहले देखो आबियो डेफिनेशन पहले देख लो, संख्याओं का या फलनों का आयताकार क्रम विन्यास, उसे ही कहते हैं आबियो, ठीक है। यदि मान लो कि राम है, ठीक ना। राम गया किसी शॉप पे और वो लिया, वहां से ले लिया आपको पेन और पेंसिल लिया, ठीक ना। उसने 2 पेन और 4 पेंसिल लिया, ठीक ना। तो बस इस सारणी को ही आप अगर ऐसे लिख दो, इस सूचना को ही अगर 2 और 4 ऐसे लिख दो, बड़े ब्रैकेट के अंदर गैप इक्वल होना चाहिए, अगर 3 गो भी रहेगा तो, ठीक ना। तो ये हमारा क्या हो गया, ये आबियो हो गया। क्या हो गया, आबियो, ठीक ना। वैसे ही अगर राम भी गया और उसका भाई श्याम भी गया, ठीक ना। ये है पेन, ये है पेंसिल, ठीक ना। राम 4 पेन खरीदता है, पेंसिल 2। श्याम 3 पेन खरीदता है, पेंसिल 1, ठीक ना। तो ये जो हमको सूचना मिली है, ये जो भी सूचना हमको मिली है, इसको हम अगर बड़े ब्रैकेट के अंदर 4 2 3 1 ऐसे लिख दे तो ये हमारा क्या हो गया, आबियो हो गया, ठीक है। बस संख्याओं या फलनों को एक सिस्टमेटिक क्रम में लिखना ही क्या होता है, हमारा आबियो होता है, ठीक है। अब कभी भी दुकान पर जाते हो तो एक पर्ची आपको स्लिप देता होगा जिसमें रेट लिखा होता है, फिर नाम दिया होता है जो भी सामान होता है, ठीक ना। तो वो जो सारा लिस्ट है उसको अगर बड़े ब्रैकेट के अंदर एक सिस्टम से लिख दें कि रेट सबका एक है, सीधी स्तंभ में हो। जैसे देखो यहाँ पर राम है तो राम द्वारा लिया गया सभी सामान है इसमें, ठीक ना। तो एक सिस्टमेटिक क्रम हो गया ना कि चलो भाई जितनी भी इस तरह लाइन है, मतलब इस तरह जितना भी लिखा हुआ है वो राम का लिखा हुआ है, ठीक ना। तो इसको ऐसे ही लिख दिए। श्याम का लिखा हुआ है, ठीक है। और ऊपर से देखेंगे तो पेन, यानी कि पहली इसमें जो भी है वो क्या है, पेन है। जितना भी खरीदा जा रहा है पेन खरीदा जा रहा है। इसमें कितना है, इसमें सारा कुछ है क्या, पेंसिल, इसमें पेंसिल खरीदा जा रहा है, ठीक ना। तो इससे हमको समझ में आ रहा है कि जितना भी इसमें इस तरह जो खरीदा होगा वो खरीदा होगा राम ने, इस तरह खरीदा होगा श्याम ने, और खड़ा होगा तो पेंसिल पेन और दूसरी स्तंभ में पेंसिल, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक ना, आबियो। आई थिंक प्रोबेबिलिटी से भी ये इंपॉर्टेंट है। जैसे प्रोबेबिलिटी आप 9 10 11 12 हर में पढ़ रहे हो, ठीक ना, हर क्लास में पढ़ रहे हो, वैसे ही उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि इसका यूज तुम्हारे हर एक लाइफ में है, ठीक ना। हर जगह पर इसका यूज है। जैसे कोई भी लिस्ट बनाना हो, लिस्ट बनाओगे तो उसे आबियो बोलते हैं। और हाँ, कंप्यूटर में MS एक्सेल
MS पॉइंट, MS वर्ड, ठीक ना, ठीक ना। यहाँ पर जो लिस्ट बनाते हैं वो क्या होता है, वो आबियो होता है एक, ठीक है। तो बहुत सारे ढेरों हजारों यूज हैं, तो हमको जितना जानना है उतना हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं, ठीक ना। ये आबियो ऐसे बन जाएगा, जरूरी नहीं है कि ये 2 बाई 2 का ही हो, ठीक ना, ये ढेरों हो सकता है, ठीक है। अगर मान लो कि राम, श्याम, मोहन, ऐसा भी तो हो सकता है। 3 लोग गए, उनने क्या खरीदा, एक ने कॉपी खरीदा और एक ने क्या खरीदा, किताब, ठीक है। तो राम ने 2 कॉपी, श्याम ने 3 कॉपी, मोहन ने 4 कॉपी, और राम ने 3 किताब, श्याम ने 4 किताब, मोहन ने 5 किताब, ठीक है। तो इसको हम अगर बड़े ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिख दें 2 3 3 4 4 5, तो ये हमारा क्या हो गया, आबियो हो गया। बस ये हमको सूचना थी, इसके अंदर हमने लिख दिया, तो ये हमारा हो गया आबियो, ठीक है, ओके। अब इसके बाद इसको हम बोलते हैं पंक्ति। क्या बोलते हैं इसको, पंक्ति बोलते हैं, ठीक ना। ये होती है पंक्ति, इंग्लिश में बोलते हैं रो, ठीक ना। ये सारी पंक्ति है, ये भी पंक्ति है, ये भी पंक्ति है, ठीक ना। और जो खड़ा होता है, जो सूचना में खड़ी लिखी जाती है, उसे बोलते हैं स्तंभ, इसे बोलते हैं स्तंभ, ठीक ना। देखते होंगे कभी बिजली वाला जो मिस्त्री होता है, वो पोल पर चढ़ना होता है, तो लोग कहते हैं कि अरे यही पोलवा पर चढ़ के बनाना था। स्तंभ होता है ना, स्तंभ खड़ा होता है, ठीक ना। तो ये खड़ी लाइन है, खड़ी लाइन है, इसको बोलेंगे क्या, स्तंभ। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं पंक्ति। यानी कि अगर मान लो कि स्कूल्स में ही आप जब लाइन में बैठे होते हैं, ठीक ना, तो उस पंक्ति में देखो कितने बच्चे हैं, तो इस तरह जो पंक्ति हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो पंक्ति बोली जाती है, ठीक ना। तो वैसे ही ये ऐसे है, ठीक ना। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया पंक्ति, ये हो गया स्तंभ, ठीक है। अच्छा भाई, इसका हम लोग बनाया ना, 1 सेकेंड के लिए सुनिए। यदि हम बोले कि श्याम ने कितना किताब खरीदा है, श्याम ने कितना किताब खरीदा है, तो आप कैसे बताएंगे। तो उसके लिए कुछ तो नाम होना चाहिए। अब श्याम मतलब क्या, ठीक है। तो उसके लिए पंक्ति है ये, तो इसको पहली पंक्ति है तो इसको R1 लिखेंगे, ये दूसरी पंक्ति है तो इसको R2 लिखेंगे, ये तीसरी पंक्ति है इसको R3 लिखेंगे। मतलब इसको हम कैसे बताएंगे कि आखिर ये 4 कहाँ है। श्याम ने 4 किताब खरीदा, तो 4 को हम बताएंगे कहाँ है वो, तो बताएंगे कि पहली पंक्ति, सॉरी दूसरी पंक्ति, और स्तंभ कौन सा, दूसरा। ये पहला स्तंभ हो गया, ये दूसरा स्तंभ हो गया, ठीक ना। दूसरी पंक्ति का तथा दूसरा स्तंभ का अवयव क्या है हमारा, 4 है, जो कि श्याम द्वारा खरीदी गई किताब है, ठीक ना। स्तंभ को इंग्लिश में कॉलम बोलते हैं, COLUMN, N यहाँ पर साइलेंट होता है, कॉलम पढ़ा जाता है इसको, ठीक ना। इतनी बातें आई थिंक समझ में आ गई होगी, पंक्ति और स्तंभ की। इसे क्या बोलते हैं, पंक्ति। ये कौन सा होगा, R1 पंक्ति हो जाएगी, ये R2 पंक्ति हो जाएगी, ये R1 पंक्ति हो जाएगी। इसमें स्तंभ कितने होंगे, 2, C1 C2, इसमें स्तंभ 2, C1 C2, ठीक ना। ऐसे हजारों आप मैट्रिक्स बना सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसमें तो संख्याओं तथा फलन दोनों था, तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि यही हो, फलन भी हो सकता है, सम्मिश्र संख्याएं भी हो सकती हैं, ठीक है। जैसे आप देखो यहाँ पर एक बना रहे हैं अभी, ठीक ना। जरूरी नहीं है कि संख्या ही हो, यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है, sin x log x a⁴x 2 5x 3x स्क्वायर, ये भी क्या है, आबियो ही है, ठीक ना। इसमें सारे फलन है। या फिर सम्मिश्र संख्याएं भी हो सकती हैं, 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आई स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर, फिर 3 प्लस आयोटा, 2 प्लस 5 आयोटा, ऐसा भी हो सकता है, ये भी आबियो ही है,
ठीक ना। तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक इतनी बात क्लियर होगी। तो इसके आगे क्या है वो जानेंगे हम लोग। अच्छा ठीक है, एक और बात यहाँ पर सुन लीजिए। इसमें एक होती है कोटि, आव्यूह की कोटि होती है, ठीक ना। कोटि यानी कि ऑर्डर। ऑर्डर होता है पंक्तियों, मतलब पंक्ति गुणा स्तंभ। देखो, पंक्ति और स्तंभ को गुणा का साइन लगा कर लिख देंगे तो वो हमारा हो जाता है कोटि। यानी कि अगर आपको पूछे कि इस आव्यूह की कोटि क्या है, तो इसमें पंक्ति की संख्या कितनी है, 2 1, और स्तंभ की संख्या कितनी है, 2। यानी कि इसकी कोटि क्या है, 1/2। गुणा नहीं करना है, गुणा बिल्कुल भी नहीं करना है। गुणा की जगह हम कुछ और भी लिख सकते थे, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्मेट है तो वैसा ही रहने देंगे। गुणा की जगह हम प्लस माइनस स्टार ऐसा कुछ भी बना सकते थे, ठीक है। लेकिन स्टैंडर्ड मान दिया गया है तो इसको वही लिखेंगे। इसको पढ़ते क्या है एक बार उसको भी लिख दें, आप डाउट मत आइएगा। इसको 1/2 कोटि, ठीक ना। इसकी कोटि क्या है, 1/2, ठीक है। कोटि समझे तो अब इसकी कोटि आप लिख लेंगे। और कोटि को m गुणा n से दर्शाते हैं। ये क्या होता है, पंक्ति गुणा स्तंभ तो मान लीजिए समझ में आ गया, ठीक ना। इसको 1 सेकेंड के लिए मिटा दें, ठीक है। इसको अब इतनी बातें तो आपको आई थिंक क्लियर हो गई होगी। ये होता है कोटि m गुणे n रूप की होती है, ठीक ना। m पंक्ति की संख्या को दर्शाता है और n स्तंभ की। तो यहाँ पर पंक्ति की संख्या कितनी है, 2। स्तंभ की संख्या कितनी है, 2। यानी कि ये कितना का मैट्रिक्स है, 2/2 का, 2/2 कोटि का मैट्रिक्स है। फिर ऐसे इसको कैसे लिख सकते हैं, इसमें पंक्ति की संख्या कितनी है, 3, और स्तंभ की संख्या कितनी है, 2, तो 3/2, ठीक है। तो कोटि आई थिंक समझ में आ गई होगी। इसकी अगर कोटि लिखनी चाहे तो क्या होगा, 2/3, पंक्ति की संख्या 2, स्तंभ की संख्या 3। इसको 2/2 लिखेंगे, पंक्ति की संख्या 2, स्तंभ की संख्या 2, ठीक है। आई थिंक इतना सब क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। और अब इसके बाद कुछ और चीजें जान लें इसके बारे में, ठीक ना। अब आपको बता दें कि आव्यूह को शॉर्ट निरूपण कैसे किया जाता है। यदि कोई ए आव्यूह दिया है ना, तो इस फॉर्मेट में होता है, ठीक ना, m गुणा n। यहाँ पर m पंक्ति, ये स्तंभ, I पंक्ति वाला होता है और j स्तंभ को दर्शाता है, ठीक है। तो एक आप सीरीज लिख लीजिए, ठीक ना। आप एक सीरीज लिख लो, इस सारे को मिटा दे, इतना समझ में आ गया होगा आई थिंक। देखो आसान चैप्टर है, इसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाना है नहीं, ठीक ना। एक आप सीरीज लिख लो। हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है, हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज रेखा जो होती है, क्षैतिज में जो होता है उसे बोलते हैं रो, यानी कि पंक्ति। पंक्ति को आव्यूह के अवयव के रूप में दर्शाते हैं तो I लिखते हैं, और कोटि के रूप में लिखते हैं तो M लिखते हैं, ठीक है। और इसको जब पंक्ति दर्शानी हो कि कौन सी पंक्ति है तो इसको R से भी लिखते हैं, ठीक ना। इसको R के साथ 1 R 2 ऐसे लिखते जाते हैं, ठीक है। वैसे ही जब वर्टिकल होता है, यानी कि जब ऊर्ध्वाधर होता है तो उसे बोलते हैं कॉलम, ठीक ना। कॉलम को बोलते हैं स्तंभ। स्तंभ जब आव्यूह के अवयव के अंदर होगा तो उसको J से सूचित करता है, और जब कोटि के रूप में हो तो N, ठीक है। तो ये हमारा होता है
मतलब कि शॉर्ट में समझ में आ गया कि आखिर कौन क्या है। यहाँ ये होती है पंक्ति, ये स्तंभ, ये पंक्ति, ये स्तंभ। कोटि को कभी भी गुणा नहीं करेंगे, एकदम नहीं करना है, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, गुणा नहीं करना है। यदि हम गुणा कर दिए, ठीक ना, जो भी कोटि है m गुणा n, कोटि को इसी से सूचित किया जाता है। यदि आपको कोई ऑब्जेक्टिव में ऐसा पूछ दे कि किसी अपयु की कोटि है, ठीक ना, m गुणा n दे दे और आपको दे देगा PQ mn भी दे सकता है, तो ये आपको सही नहीं करना है, सही आपका यही होगा, ठीक है। तो हम क्या अभी देखने जा रहे थे, m गुणा n है। यदि m और n का आपने गुणा कर दिया, mn तो व्यापक रूप है ना, इसको दर्शाने के लिए तो संख्याएं होंगी। अगर हम m2 यानी कि पंक्ति 2 और स्तंभ 2 कर दे, इसको आप गुणा करेंगे तो ये क्या मिलता है, अवयवों की संख्या। क्या? अवयवों की संख्या मिलती है, ठीक ना। m गुणा n, mn लाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, अवयवों की संख्या। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब हम सीखेंगे कि आव्यूह को बनाएं कैसे। आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में दे दिया, ये आपको दे दिया एक आव्यूह दे दिया aij 3/2 कोटि का हमको आव्यूह बनाना है, ठीक है भाई। यानी कि हमारी पंक्ति कितनी होगी, 3, स्तंभ कितना होगा, 2। जो aij होता है यही इसका क्रम विन्यास होता है, ठीक है। यदि मान लो कोई ऐसा है 1 2 3 4, तो आप इसको कैसे बताएंगे। अगर हम पूछ देंगे 4 कहाँ है, तो आप इसको कैसे बताओगे। तो ये जो एड्रेस बताता है ना aij में बताएंगे ना कि पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, यानी कि A22 जो है वो क्या है, 4 है, ठीक है। यही इसका क्या होता है, इसी को क्या बोलते हैं, क्रम विन्यास बोलते हैं, ठीक ना। अच्छा, तो अगर 3/2 का, यानी कि इसमें कितने अवयव होंगे, अवयवों की संख्या अगर पूछ दे, अवयवों की संख्या कितनी होगी, 6। अच्छा, 3/2 का मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसमें पंक्ति कितनी होगी, 3, यानी कि A1 पंक्ति I से दर्शाते हैं ना, I की जगह A1 लिख दिए, ठीक है। यहाँ पर A2 हो जाएगा और यहाँ पर A3 हो जाएगा, ठीक। स्तंभ कितने हैं, 2 हैं, यानी कि A2 हो गया, ठीक ना। J किसको दर्शाता है, स्तंभ को, ठीक है। 2 हो गया। पहली पंक्ति कौन सा स्तंभ है, पहला स्तंभ है ना, ठीक है। ये पहली पंक्ति कौन सा, दूसरा स्तंभ है, कौन सी पंक्ति है, पहली पंक्ति है, पहली पंक्ति है। वैसे ही यहाँ पर देखिए, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, ठीक है। और यहाँ पर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो ये हमको मिल गया 3/2 का आव्यूह। ये व्यापक रूप में हो गया, यानी कि इसका मान कुछ भी हो सकता है। अगर 3/2 का मैट्रिक्स बनाना हो तो ऐसे बनेगा, ठीक है। अब इसका तो फॉर्मेशन देख गए कैसे होगा। आपको क्वेश्चन में कैसे देगा वो एक बार आपको दिखा दे रहे हैं, उदाहरण करेंगे वो, ठीक है। अभी आप ऐसे समझ लो केवल, ठीक है। aij 2/2 का एक आव्यूह बनाओ, ठीक ना, जिसके लिए a बराबर क्या है, I + j/2, ठीक ना। 2/2 का एक आव्यूह बनाओ जिसमें प्रत्येक अवयव के लिए एक कंडीशन सत्य है, ठीक ना। अब इसको बनाएंगे कैसे, देखो भाई, पंक्ति कितने होंगे, 2, पंक्ति 2, स्तंभ कितने होंगे, 2,
ठीक है। यदि इसको हम स्टैंडर्ड मतलब कि इसको व्यापक रूप में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, A11 A21 A12 A22 ऐसा ही लिखेंगे ना, ठीक है। अवयव को दर्शा दिए, कौन सा अवयव कहाँ रहेगा 2/2 का, ये हो गया। aij/2 दिया है, i + j/2, तो यदि हम a i और j के लिए ये कंडीशन है तो a11 के लिए क्या होगा, i ये होता है और ये j होता है, तो 1 + 1/2 यानी कि ये क्या हो जाएगा 2/2 बराबर का 1। फिर निकालेंगे a12 निकालेंगे, i का मान 1 j का मान 2 यानी कि 3/2 हो जाएगा। फिर a21 निकालेंगे तो a क्या हो जाएगा 2 + 1/2 यानी कि 3/2 ये भी हो जाएगा। और a22 निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमको 2 + 2/2 यानी कि 4/2 और ये बराबर में हमको 2 मिल जाएगा, ठीक ना। तो आव्यूह हमारा क्या बनेगा, इसके ये सारा कंडीशन के बाद हमारा जो आव्यूह बनेगा वो बनेगा 1, ठीक है, 3/2 और यहाँ पर 2, ये हमारा अवयव बनेगा जो 2/2 कोटि का होगा। अवयवों के लिए ये कंडीशन सत्य होगा, ठीक है। तो अवयव का ऐसे फॉर्मेशन कर लेंगे ना, कहीं दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है सर, कोई बात नहीं आएगी दिक्कत तो बहुत बढ़िया है, सिंपल है। अब आगे की कुछ चीजें देखते हैं कि आगे क्या करना है, ठीक ना। चलिए तो एक और चीज देख लेते हैं, इसे मिटा दें, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, ठीक ना। देखो ये तो एक फॉर्मेट का क्वेश्चन हो गया, ऐसा मिलेगा आपको, या फिर आपको बोल देगा कि किसी अवयव में कितने अवयव हैं, अवयव की संख्या दे देगा, अवयव 8, ठीक ना। तो इसकी कितनी कोटि संभव है, कोटि इसकी कितनी संभव है, तो इसकी कोटि कितने प्रकार से हम लिख सकते हैं। जैसे देखो यही होती है कोटि ना, 8 अवयव है, तो 8 अवयव में मान लो कि इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसको हम खड़े भी लिख सकते हैं, ठीक ना, या फिर हम इसको 2/4 का मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं, 2/4 का लिख सकते हैं, या इसको 4/2 का भी लिख सकते हैं ना, यानी कि A11 A21 ऐसे A81 ऐसे लिख सकते हैं ना, और इसको A11 ऐसे ही करके A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24, ठीक है, या फिर A11 A21 A22 A31 A41 ऐसे लिख सकते हैं। यानी कि 8 अवयव को इतने प्रकार से लिख सकते हैं। कितना हुआ 1 2 3 4, 8 अवयव को जितने तुम गुणनखंड में तोड़ सको वही हमारा क्या होगा, कोटियों की संख्या होगी। इसकी कोटि कितनी होगी, तो 8 को कैसे लिख सकते हैं, 1 × 8 लिखेंगे तो भी 8 आएगा, 8 × 1 करेंगे तो भी 8 आएगा, 2 × 4 करेंगे तो 8 आएगा, और 4 × 2 करेंगे तो भी 8 आएगा। यानी कि इसको हम 4 प्रकार से लिख सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पर आपको दिखा भी दिया। तो अवयव की संख्या आएगी तो कोटि बता देंगे, ठीक ना। जो भी आए ना, जो भी आए शांति से सुनो, उसका क्या कर लो ना कि आप छोड़ो, ध्यान दो, उतना दिमाग नहीं लगाना है। इसको जितनी बार लिख सकते हो, जैसे भी आपको 8 ही लाना है, किसी भी गुणनखंड में तोड़ो 8 ही लाना है। जैसे मान लो आपको अवयव की संख्या कभी 24 दे दे, ठीक ना, तो इसको कितनी प्रकार से लिख सकते हो, तो देखो 1 × 24 लिख सकते हैं हम, तो भी 24 ही आएगा। 24 × 1 लिखेंगे तो भी कितना आएगा 24, ठीक ना। अब धीरे धीरे इससे सीरीज से बढ़ते जाएंगे, ठीक ना। इसको अभी छोड़िए, 1 के बाद 2, तो 2 × 12 करेंगे तो 24 आ जाएगा। फिर 3 × 8 करेंगे तो कितना आएगा जाएगा 24। 4 × 6 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 24।
अब उल्टा चलेगा, क्योंकि 4 के बाद 5 करेंगे तो अब नहीं आने वाला है, ठीक ना। अब देखो, अब करेंगे उल्टा, मतलब कि बढ़ते ही जाएंगे। 5 से नहीं होगा, 6 गुणा 4 24, 7 से नहीं होगा, 8 गुणा 3 24, 9 से नहीं होगा, 2 गुणा 12 24, सॉरी 12 गुणा 2 24, और फिर 24 गुणा 1 बराबर 24। मतलब कि इसको कितने प्रकार से लिख सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। यदि 24 अवयव हैं तो उनकी कोटि 8 प्रकार से लिखी जाती सकती है। यदि संख्या पूछ दे तो 8 लिखना है, अदरवाइज आपको दिखा देना है ऐसे, ठीक ना। तो ये बात क्लियर होगी। तो आज अभी एक और चीज केवल देखेंगे, समान अवयव देखेंगे, उसके बाद आप कुछ क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। इस पर बेस्ड जो है, इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, फिर क्वेश्चन नंबर पहला, उदाहरण तीसरा, ये सारा क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक ना। ट्राई जरूर करिएगा, अदरवाइज हम आपको जरूर बताएंगे, सोल्व तो हम कराएंगे, ठीक ना। जितना अपने से करते जाओगे उतना मजा आने वाला है, ठीक ना। तो एक समान अवयव बता दे रहे हैं, उसके बाद अपने लेक्चर को एंड करेंगे यहीं पर, ठीक ना। देखिए समान अवयव क्या होता है। इसके टाइप जब पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे। समान अवयव को यहीं पर पढ़ ले रहे हैं, समान अवयव यानी कि इक्वल मैट्रिक्स, ठीक ना। इक्वल मैट्रिक्स, देखो भाई मीनिंग का मत देखना, कहीं पर मैट्रिसेस भी होता है, RICS भी होता है या फिर RIX भी होता है, ठीक ना। तो इतना ध्यान मत देना, ठीक है। अब सुनो, इसके लिए होता है कि कोटि तथा अवयवों की संख्या समान होनी चाहिए तथा संगत अवयव का मान बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों लाइन का मतलब क्या है कि यदि मान लो कोई अवयव ऐसा आपको दिया है A11 A12 A21 A22, ए हो गया, और एक अवयव दिया है B11 B12 B21 B22, ऐसा अवयव अगर आपको दिया है ना, तो ये समान दो अवयव कब होंगे? जब इसका ये वाला अवयव अर्थात A11 बराबर होगा B11 के, A12 बराबर होगा B12 के, A21 बराबर होगा B21 के, और A22 बराबर होगा B22 के। ये ऐसा होना चाहिए, ठीक ना। ये कोटि कितनी है? 2/2, तो कोटि भी बराबर होनी चाहिए, यानी कि 2/2 बराबर 2/2, ठीक ना। ये दो कंडीशन ऊपर वाले हमने समान कर लिए। संगत अवयव का मान, संगत अवयव का मान हमने बराबर कर लिया, ये बराबर कर लिया, और अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या समान होनी चाहिए। तो कोटि बराबर होगी तो अवयव की संख्या अपने आप समान हो जाएगी, ठीक है। और कोटि बराबर होनी चाहिए, ठीक ना, कोटि बराबर होनी चाहिए, इतना जान जाइएगा। कोटि अलग नहीं होना चाहिए, इसका 2/2 है तो इसका भी 2/2 ही होना चाहिए, ठीक ना। तब ये क्या है? इक्वल मैट्रिक्स है। अदरवाइज ये तीनों कंडीशन अगर फॉलो नहीं हुआ तो ये समान अवयव नहीं कहलाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल से देख ले रहे हैं। यदि कोई अवयव ऐसा दिया है x 2 9 y, और फिर दिया है आपको 2 2 9 7, ठीक ना। तो अब पूछ रहा है कि यदि यह समान मैट्रिक्स है, ये इक्वल मैट्रिक्स है, EQUAL इक्वल मैट्रिक्स है, तो x बराबर वॉट और y बराबर वॉट, ठीक है। तो इसके लिए देखो, पहले तो 2/2 का है, हाँ सर है, समान है तो 2/2 का ही देगा, ठीक है, पहले ही क्वेश्चन में बोल दिया है। तो संगत अवयव बराबर होंगे ना, कोटि बराबर है, अवयवों की संख्या बराबर है, तो संगत अवयव भी बराबर होंगे,
तो 2 बराबर है 2 के दिख रहा है, 9 बराबर है 9 के संगत अवयव बराबर है, तो x किससे बराबर होगा 2 के, यानी कि x बराबर 2 और y बराबर 7 के बराबर होगा, y बराबर 7, तो x का मान 2 y का मान 7, ठीक ना। संगत अवयव मतलब कि दोनों का स्थान जो सेम रहेगा वो उसके बराबर होगा, यानी कि पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ वाला अवयव बराबर होगा, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ वाला अवयव बराबर होगा, ऐसे ही सारा होगा, ठीक है। तो आई होप इतनी बातें क्लियर हो गई होगी। इस पर जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं आप इसको जरूर ट्राई करिएगा, ठीक ना। और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, अब आगे जो होंगे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पूरे जो सोचने के साथ मेहनत करते रहिए, ठीक है। ओके, बाय।